और ये आपका जो बर्ड्स का सेटअप है ये किस जगह पे है? ये तिरुपतुर तमिलनाडु में है। ठीक, बहुत अच्छा ब्रीडिंग का सेटअप बना है। जी, ब्रीडिंग में ज़्यादातर बहुत लोग अच्छा क्या setup करते हैं, लायक जितनों को मैं जानता हूँ जी कि उनके पास थोड़े थोड़े रहते हैं, ब्रीड हो गए तो ठीक है, जी अदरवाइज उनका ध्यान इधर से लाया उधर बेचने में ज़्यादा रहता है। जी मगर आपने एक प्रॉपर साइंटिफिक टाइप जो लगाया है, जी। इसकी इंस्पिरेशन। भाई ये बर्ड कीपिंग एक एक्चुअल में साइंस ही है, वो रखना एक साइंस है। जी भाई। जैसे इसका ब्रीडिंग हो गया, इसका केयर करना हो गया, जी भाई। और उसको आइडियल एनक्लोजर्स हो गए, जी भाई। तो उसमें यहाँ तक के रिटर्न है कि 100 साल तक का एक पेड़, मतलब सॉरी 80 साल पे एक पेड़ ब्रीड हुआ है सिंध मकाऊ। 80 साल तक कैप्टिविटी में 80 साल तक वो एज ए पेयर रहे, एज ए पेड़ रहे, लेकिन कभी ब्रीड नहीं किए। स्पेशलिटी है दैट इज इन मकाओ। जी। मकाओज में आपके पास अभी स्टॉक में कौन कौन से जिनको आप ब्रीड कर रहे हो, वो कौन कौन से मकाओ? अभी अपने पास कलेक्शन में, और मैं कलेक्शन तो पूरा मतलब लंबा समय लग जाएगा बताने में। जी भाई। मैं आपको ब्रीडिंग सक्सेस का बता देता हूँ कि किस चीज़ में हम लोग को प्रोग्रेस अच्छा मिला है। जी भाई। ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो सबसे पहले तो हाइसिन मकाओ हम लोग ने बहुत अच्छा ब्रीड किया है। जी भाई। हाइसिन मकाओ जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत कम ही लोग ने ब्रीड किया होगा इंडिया में, जी भाई। मूडी भी है और इंटेलिजेंट भी। इंटेलिजेंट भी है, तो इनके ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ओके जी। जब भी वो ब्रीडिंग बिहेवियर में आते हैं हाँ जी। तो मेल्स जो है वो अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं। ओके जी। रिकॉर्डेड है कि वो भी 4 साल में ब्रीड किया हुआ है। अगर उसको फिजिकली प्रॉपर डाइट के साथ उसको ग्रोथ मिली है, ठीक है जी। तो वो भी 4 साल के अंदर ब्रीड हुआ है। एंडोस्कोपी ज़रूर करवाते, ओके। इससे ये पता चल जाता है कि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। जबीर भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। जबीर भाई पहले तो आपका पूरा नाम हमें बता दीजिए। मेरा पूरा नाम है सैयद जबीर अहमद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तिरुपतुर का रहने वाला हूँ तमिलनाडु में, जी भाई। और बेंगलोर में भी अपना घर है। और ये आपका जो बर्ड्स का सेटअप है ये किस जगह पे है? ये तिरुपतुर तमिलनाडु में है। ठीक है जी। और भाई बर्ड्स में आप कितने पुराने हो? भाई बर्ड्स में मेरे को हो गए तकरीबन 8 साल। 8 साल हो गए आपको जी। एग्जॉटिक बर्ड्स में। जी। उससे पहले बर्ड्स में कितने पुराने हो, लाइक कबूतर और जो शौक और काम बाकी करते थे बाकी परिंदों में, जानवरों में तो वैसे तो मैं बचपन से ही हूँ। ठीक है जी। और कबूतरों का शौक मेरे को लगा जैसे मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था, जी। तभी से मेरे को जानवरों का, परिंदों का शौक लगा था। उसमें आप हाई फ्लायर्स के मास्टर थे। हाँ जी। फिर भाई जब ये आप परिंदों में आए तो आपने खूब इस पे रिसर्च की, खूब इस पे मेहनत की। जी, तो बिल्कुल। आपने इसमें एक अच्छा नाम कमाया और एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग का सेटअप बनाया। जी, ब्रीडिंग में ज़्यादातर बहुत लोग अच्छा क्या से- करते हैं, लायक जितनों को मैं जानता हूँ जी कि उनके पास थोड़े थोड़े रहते हैं, ब्रीड हो गए तो ठीक है, जी अदरवाइज उनका ध्यान इधर से लाया उधर बेचने में ज़्यादा रहता है। मगर आपने एक प्रॉपर साइंटिफिक टाइप जो लगाया है, जी। इसकी इंस्पिरेशन। भाई ये बर्ड कीपिंग एक एक्चुअल में साइंस ही है। जी भाई। अभी जैसे लोग समझ रहे, अभी कबूतर पालना एक अलग चीज़ है, जी। फिर ये एग्जॉटिक बर्ड्स वगैरह जो ये वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है, जी भाई। तो इसको रखना एक साइंस है। जी भाई। जैसे इसका ब्रीडिंग हो गया, इसका केयर करना हो गया, जी भाई। और उसको आइडियल एनक्लोजर्स हो गए, जी भाई। तो उस हिसाब से ये टोटल एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ओके। ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि घर पे रख लिए, उसको आराम से ब्रीडिंग पे लगा दिए। जी। ऐसा नहीं है कि वो कभी ब्रीड नहीं होते हैं, कभी कभार घर पे भी ब्रीड होते हैं अच्छे से, लेकिन उसको वो एनवायरनमेंट में रखना जहाँ पे उसको मतलब कंफर्ट ज़्यादा महसूस हो, जी। तो ये ज़्यादा अहमियत देने वाली बात है। एक तो घर हो गया, एक घर के साथ गृहस्थी जो होती है जी। कि अगर उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलेगा तभी वो ब्रीड करें। तभी वो ब्रीड करेंगे, कम से कम डिस्टरबेंस होना चाहिए, जी। और उसका डाइट टॉप प्रायोरिटी पे आता है। ओके। अगर उसका डाइट अच्छा होगा तभी वो ब्रीड करेंगे। जी। अभी जैसे बाकी स्पीशीज़ हो गए, गाय बकरी, ये सब मेल फीमेल हो गए, मैच्योर हो गए, ब्रीड हो गए। मकाउज में यहाँ तक के रिटर्न है कि 100 साल तक का एक पेड़, मतलब सॉरी 80 साल पे एक पेड़ ब्रीड हुआ है सिंध मकाऊ।
अच्छा, 80 साल captivity तक में? कैप्टिविटी में 80 साल तक वो एज ए पेयर रहे। एज ए पेयर रहे, लेकिन कभी ब्रीड नहीं किए। अच्छा, तो आपकी जो स्पेशलिटी है दैट इज इन मकाओ। जी। मकाओज में आपके पास अभी स्टॉक में कौन कौन से जिनको आप ब्रीड कर रहे हो, वो कौन कौन से मकाओज? अभी अपने पास कलेक्शन में, और मैं कलेक्शन तो पूरा मतलब लंबा समय लग जाएगा बताने जी में। भाई। मैं आपको ब्रीडिंग सक्सेस का बता देता हूँ कि किस चीज़ में हम लोग को प्रोग्रेस अच्छा मिला है। जी भाई। ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो सबसे पहले तो हैसिन मकाओ हम लोग ने बहुत अच्छा ब्रीड किया है। जी भाई। हैसिन मकाओ जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत कम ही लोग ने ब्रीड किया होगा इंडिया में। जी भाई। हम लोग के पास अच्छा खासा ब्रीड हो रहा है। जी भाई। और फिर ब्लैक पाम कॉकोटू जी। वो ब्रीड किए हैं। जी भाई। और बाकी अमेजोन्स में येलो शोल्डर्ड अमेजोन है, जी भाई। जिसको बाबाडेंसिस बोलते हैं जी। साइंटिफिक में, वो भी अपने पास ब्रीड हुआ है। जी भाई। अब बाकी जो रेगुलर मकाउज अमेजोन्स कॉकटूज हैं, जैसे अम्ब्रेला हो गया, जी। रेड लॉर्ड हो गया, जी भाई। ये सब कॉमन है। मतलब ये सब रेगुलरली ब्रीड कर रहे हैं अपने पास। स्कारलेट मकाऊ हो गया, जी भाई। ब्लू गोल्ड हो गए, ये सब अच्छा खासा ब्रीड। जी, तो आप मकाओज में आए, एक तो मकाओ बहुत बड़ा बर्ड है और ये बड़ा ही मूडी भी है और इंटेलिजेंट भी। इंटेलिजेंट भी है। तो इनके जो पेयर्स बनाते हैं पहले, उसमें भी नुकसान होता है कि कभी मेल फीमेल को मार दे या फीमेल मेल को मार दे? मकाउज में तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉकोटूज में ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ओके जी। जब भी वो ब्रीडिंग बिहेवियर में आते हैं, हाँ जी। तो मेल्स जो है वो अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं ओके जी। फीमेल्स की तरफ, जी। और वो फीमेल्स को अटैक करना चालू करते। ओके। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इसका अग्रेशन थोड़ा सा, मतलब जैसे वो चेस करना चालू कर देते फीमेल को, तो उस टाइम पे हम लोग वन साइड उसको विंग क्लिप कर देते हैं मेल को, ओके जी। ताकि वो अगर चेस भी करे तो फीमेल उससे ज़्यादा तेज़ उड़कर जी, उसको उसको खुद को बचा सके। ठीक है। और इनका जो मकाओज है भाई, इनका मैच्योरिटी कब है जब हम समझ सकते हैं कि ये अभी मीटिंग के लायक हो गए हैं? कौन सी एज है इसकी? मकाउस के लिए अलग अलग स्पीशीज का एक अलग अलग मैच्योरिटी एज होता है। ओके। बट जनरली जहाँ तक मैं जाना हूँ कि 4 साल में मोस्ट ऑफ द मकाउ स्पीशीज मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर हो गए। और हैसिन थोड़ा सा लंबा समय लेता है मैच्योर होने के लिए। ठीक है। लेकिन वो भी हैसिन भी रिकॉर्डेड है कि वो भी 4 साल में ब्रीड किया हुआ है। अगर उसको फिजिकली प्रॉपर डाइट के साथ उसको ग्रोथ मिली है, ठीक है जी। तो वो भी 4 साल के अंदर ब्रीड हुआ है। ओके। और इसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जैसे अभी लोग जैसे मेल फीमेल ले लिए केज में डाल दिए, जी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रीड हो जाए। ब्रीड हो गए। ओके। तो हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो किए थे, जी भाई। वो प्रोसीजर ये था कि हम लोग बर्ड्स लेने के बाद में पहले उसका एंडोस्कोपी ज़रूर करवाते। ओके। इससे ये पता चल जाता कि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। कई ऐसे बर्ड्स भी हैं जो मैच्योर एज के हिसाब से काफ़ी मैच्योर हो गए, अब देखने में भी फिट लग रहे हैं, देखने में भी खूबसूरत फिट लग रहे हैं, हाँ जी। लेकिन उनका ऑर्गन मैच्योर नहीं हुआ। ओके। डेवलपमेंट उसका ऑर्गन का उतना खास नहीं है। तो हमारे वैसे जो bird बहुत को- सारे लोग घोड़ों से जुड़े ही हमारे जो व्यूअर्स हैं, जी तो घोड़ियों में भी ऐसे होता है भाई कि वो खूबसूरत दिखेगी, शोज में भी जाएगी, जी। शोज जीतेगी भी घोड़ियाँ, जी मगर उनके ऑर्गन अंदर डेवलप ही नहीं है, जी। तो वो कभी बच्चा नहीं बच्चा देती। नहीं देती। जी, हो सकता है मनु भाई। हाँ जी। अभी ये बर्ड्स में हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि जिसका ऑर्गन अच्छा डेवलप हुआ हो। जी। अपने फार्म पे फैसिलिटी पे उसका हम लोग एंडोस्कोपी मशीन भी लगाए हुए हैं, जी। तो हम लोग को आसानी रहती है, क्योंकि हमारा एक रिमोट एरिया जैसा जी भाई। है फार्म, जहाँ पे मिनिमल डिस्टर्बेंस है बर्ड्स के लिए। जी। तो हम लोग खुद ही उसका एंडोस्कोपी करते हैं, डॉक्टर्स आते हैं इधर। जी भाई। तो हम लोग को पता लगता है कि ये ब्रीडिंग के लिए अच्छा है या नहीं, ओके तो इससे ब्रीडिंग सक्सेस रेट अपने को ज़्यादा मिलता है। भाई, मगर जैसे मकाओज में एक ये भी दिक्कत है कि एक पेयर फॉर लाइफ बनता है। जी अगर बाई चांस उनमें से फीमेल मर गई या मेल मर गया या उसके ऑर्गन भी डेवलप्ड नहीं है, जी। तो फिर क्या दूसरा मेल या उसका जो पार्टनर है वो दूसरी फीमेल को एक्सेप्ट जल्दी करेगा नहीं? वो उसी पे डिपेंड करता है मनु भाई। ये
हम लोग बता नहीं सकते कि उसका एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको 2-4 फीमेल्स के साथ उसको इंट्रोड्यूस करें। ओके अगर उसको कोई फीमेल पसंद आती है जी। तब जाके वो उससे बॉन्ड करेगा फिर, ओके। वरना तो वो लाइफ टाइम बॉन्ड करते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ द पैरेट स्पीशीज दे वो बॉन्ड फॉर लाइफ। जो जिस फीमेल को वो पसंद नहीं करता उसके साथ रहने से वो अकेला रहना पसंद करता जी बिल्कुल। और जब बर्ड स्ट्रेस में आ जाएंगे तो खुद के पर काटना चालू करेंगे, है। फेदर प्लकिंग इश्यूज में आ जाएगा हाँ जी। और बर्ड स्ट्रेस्ड लगेगा, देख के उसको पता चलेगा कि ये बर्ड स्ट्रेस में एक ही जगह पे ज़्यादातर बैठा रहेगा। और जो बर्ड है भाई, ब्रीडिंग बर्ड और दूसरा जो आपका हैंड टेम्ड है, आपका जी। फैमिली मेंबर जैसा हो जाता है, पेट जी। हो जाता है, उनमें क्या अंतर है? क्या जो एक पेट एक बार आपका हैंड टेम्ड हो गया, क्या वो ब्रीडिंग में कभी कभी आ जाते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं वो? नहीं, मोस्टली टेम बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए फीमेल्स अच्छे होते हैं। ओके। मेल हमेशा वाइल्ड टाइप का ही अच्छा जो रहता है अग्रेसिव breeding और के लिए। अकेले रहना पसंद जी, करता है वो जी। मीटिंग करते हैं। जी, जैसे फीमेल्स अगर टेम रहेंगे हाँ जी। तो आप उनके बच्चों को टच भी कर सकते हैं, मतलब उसकी मदर के सामने भी, जी जी। पेरेंट के सामने भी टच कर सकते हम्म, हैं। ये एक फ़ायदा होता है। आप उसको नर्चर कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्शन करके डेवलपमेंट वगैरह देख सकते हैं। जी। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि घर पे एक बर्ड रख के उसको पालना, ये मेरे हिसाब से कुछ अच्छा नहीं मानूंगा। ठीक है। क्योंकि जैसे एक होता है बोर्डम, घोड़ों में भी वो ज़्यादातर होता है, हाँ जैसे एयर सकिंग घोड़े झूलने लग गए, किक करने लग गए जी, खुद को बहुत सारी काटने भी लग बीमारियां। जाते हैं। तो इस टाइप का इनमें भी रहता है जी कि ये बर्ड्स भी खुद को मतलब फेदर प्लकिंग कर लेंगे कभी। अभी ऐसा तो नहीं है कि फैमिली हर जगह लेके घूम सकती है बर्ड को, हाँ जी। कभी कभार तो उनको- फैमिली कहने को तो कहती है कि ये हमारा बच्चे जैसा है, मगर फैमिली टाइम तो तब देती है जब फैमिली के पास टाइम होता है। बेशक अगर टाइम नहीं होता जी, तो उसको फ्रूट खिलाएंगे, थोड़ा सहला के चले जाएंगे, मगर बस। उसकी कंपनी 24 घंटे तो दे नहीं तोता पाएंगे। की कंपनी एक तोता ही दे सकता है। तोता ही दे सकता है। तो उस वजह से मैं प्रिफर नहीं करूँगा कि कोई हैंड टेम बर्ड्स को अपने घर पे रखे। अगर उतना ही मतलब किसी को है कि मतलब मैं रखूँ बर्ड्स अच्छी तरह से, तो अपने फार्म पे रख लें, एक अच्छा एनक्लोजर दे दें। मतलब ज़्यादा बड़ा भी ना हो तो कम से कम उसका रिक्वायरमेंट मैच कर जाए, थोड़ा फ्लाई कर सके वो। थोड़ा फ्लाइट में, मतलब वो फ्लाई करने से ज़्यादा हेल्दी रहेगा बर्ड, उसको डिजीज़ वगैरह इफेक्ट होने का चांसेस कम रहेगा। और उसका दूसरा कारण ये है भाई, अगर उस सेम स्पीशीज का उसका साथी है तो वो दोनों आपस में अपनी नाराजगी बता सकते हैं, लड़ बिल्कुल, सकते हैं। वो आदमी को तो अपना डिप्रेशन जी, भी नहीं जी, दिखा सकता ज़्यादा। जी, आदमी समझेगा भी सेमी उसके टेम लिए। बर्ड ज़्यादातर अच्छे होते हैं। जी जैसे कि सेमी टेम हो गया कि लोगों से डरे ना। जी अगर आप एनक्लोजर के पास में जाएंगे वो आके आपसे रिएक्ट करेंगे, जी भाई लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप हाथ बताने से हाथ पे भी आ जाएंगे। जी। और ये जो मकाओज है भाई, इनकी उम्र कितनी रहती है? भाई मकाउस की उम्र तो 85 ईयर्स 90 तक भी जाती है। कैप्टिविटी में भी इतनी रहती है? कैप्टिविटी में, वाइल्ड में इनकी उम्र ज़्यादातर कम होती है। ओके। वहाँ पे कोई बाहर का अटैक और जी, प्रेडिटर का भी हो सकता है और प्रॉपर डाइट भी नहीं होता है। तो भाई ये जो अपन कैप्टिविटी में हमने मकाओज रख लिए, जी, इनकी केयर करना कितना मुश्किल आप मानते हो, या कुछ खास मुश्किल नहीं अगर रूटीन सेट आ जाए तो? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था मनु भाई, ये एक साइंस है, जी भाई। इसमें हम लोग कोई गलती नहीं कर सकते। जी भाई। जैसे आप 5 साल तक उसको अच्छी केयर कर रहे हो, जी भाई। 1 महीना आपसे, 1 महीना भी बहुत हो गया, जैसे 10 दिन का भी आपसे केयरलेसनेस में ऐसे ही कुछ गलती हो गई, जी भाई। तो फिर वो 5 साल की मेहनत बेकार गई आप। ओके, तो वो 5 दिन में बीमार भी हो सकता है 5 या दिन मर में भी बीमार भी हो सकता है और 10 दिन के अंदर अंदर वो मोर्टेलिटी भी हो सकता है। अच्छा। तो जब बर्ड कीपिंग, इसको एविकल्चर बोलते हैं बर्ड कीपिंग को, जी और ये एक तरह का कंजर्वेशन भी मान सकते हैं आप, जी भाई। क्योंकि ज़्यादातर बहुत से स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पहले, जी भाई। ये वापस लाए गए एविकल्चर की तरफ। जो कैप्टिविटी में जो birds थे, कैप्टिविटी उनको ही रिवाइव में किया। ब्रीडिंग हुए थे, उनको वापस ले जाके रीइंट्रोड्यूस किए वाइल्ड में। जी भाई। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वंस आप
मकाओ के शौकीन हो गए जी तो फिर ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए लाइबिलिटी भी है, जी बिल्कुल, एक कमिटमेंट जैसा है। कमिटमेंट है कि आप बर्ड को लाए हो, वो आपका शौक था, जी मगर उसको आप मार दोगे वो फिर आपके लिए ब्लंडर मिस्टेक। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको एक बार हो गया तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं बिजी था या मेरी लेबर हाँ, भाग गई। हाँ। तो आपको उसके लिए हमेशा प्रिपेयर मैं तो बोलता हूँ कि बर्ड्स हो या कुत्ता हो या घोड़ा हो, कोई भी जानवर हो या परिंदा हो, जी भाई, जब हम लोग उसको बांध के रख रहे हैं, जी अभी वो खुद ही से जाके तो खा नहीं सकता कहीं। जी भाई, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, अब जब अपनी ख्वाहिश के लिए कुछ लेके आ गए जी भाई, तो अपनी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसके दाने पानी का ख्याल रखो, जी उसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए अपने जी। को। अगर नहीं कर सकते तो नहीं रखना बेहतर है। तो भाई आपको देख के बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपके साथ जुड़ा, मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी मकाओ ना रखूं। जी मनु तो भाई, पहले आपको छोटे तो तोते एग्रीकल्चर रखूं। फैमिली बहुत अच्छी तरह से अपनाएगी, जी भाई। उम्मीद है। तो भाई जो लोग नए आना चाहते हैं उनके लिए क्या आप एक सलाह दो कि एक तो केस साइज कैसा होना चाहिए, एक जब आप एक किसी बर्ड को सिलेक्ट करते हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी जैसे बर्ड स्पीशीज के बारे में अगर बात करेंगे मनु भाई, जी भाई, तो मैं अभी अपनी फैसिलिटी पे बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जी भाई, तकरीबन 100 से ऊपर डिफरेंट स्पीशीज़ है जी भाई, जिनको हम लोग अभी टेक केयर कर रहे हैं। जी मैं तो न्यू कमर्स के लिए सजेस्ट करूँगा कि पहले वो एक स्पीशीज़ पे जी काम करें। जी भाई, जैसे मकाउज हो गया तो सिर्फ मकाउज रखें, जी भाई, और अगर कॉकटूस का शौक है तो सिर्फ कॉकटू वेराइटीज़ रखें, जी भाई, ऑस्ट्रेलियन कॉकटू। जी। तो इससे क्या है, उनका डाइट फॉलोअप करने में आसानी हो जाएगी, एक सा डाइट हो एक साथ डाइट हो जाएगा, फिर उसमें मेंटेनेंस का भी आसानी हो जाएगा। ओके जी, जैसे कि अभी एक पेयर मकाऊ रख लिया, फिर एक पेयर अमेजोन रख लिए, अमेजोन पैरेट, इनका दोनों का डाइट डिफरेंट होता है, क्योंकि अमेजोन के लिए हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होता है, मकाऊ के लिए हाई फैट डाइट चाहिए। जी। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि एक स्पीशीज से स्टार्ट करना बेहतर है, जब आपको वो काम समझ में आ जाए फिर जाके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है हम लोग भी एक साथ इतने सारे स्पीशीज नहीं लेके आए थे, जी, हम लोग भी एक एक करके ऐड करते गए, जी। फिर अब जाके हम लोग संभाल पा रहे। ओके। तो भाई जब एक बर्ड की सिलेक्शन करनी है तो उसमें क्या हेल्दी नॉन हेल्दी बिहेवियर में क्या देखना चाहिए, कौन सा बिहेवियर अच्छा है? बिहेवियर साइंस में आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि वो फिजिकली ठीक है या नहीं। ओके, जैसे कि कई बर्ड्स में ऐसा होता है कि पैर मुड़ा हुआ होता है ठीक है जी, और उड़ नहीं पाते कुछ बर्ड्स, ओके जिसको फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं। जी, हेल्थ के हिसाब से वो ठीक होता है, लेकिन वो फ्लाइट कर नहीं पाता। जी, ये हो गया। फिर उसका बिग ग्रोथ, जैसे कई बर्ड्स में डिफिशियंसी की वजह से बिग ग्रोथ चालू है, ओके, ज़रूरत से ज़्यादा बिग ग्रोथ है, ओके, तो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि उसका मुंह खुला ही रह जाएगा, ओके, तो खाना पीना छोड़ खाना पीना भी छोड़ देगा। अभी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई कलेक्ट करना चाह रहा है बर्ड्स को, जी, तो एक अच्छे से ब्रीडर से कलेक्ट करे, ओके, क्योंकि एक ब्रीडर ही है जो क्वालिटी बर्ड्स अपने फार्म पे या अपनी फैसिलिटी पे रखना पसंद करेगा। जी। बाकी ट्रेडिंग में तो हर किस्म के बर्ड्स आएंगे, जैसे घोड़ों में हर तो किस्म जैसे के घोड़े आपकी आते पॉकेट है वैसा वो आपको दे देंगे, आपकी बिल्कुल। आप कितने एक्साइटेड हो हैं। बिल्कुल। उसके आप हिसाब से आपका इलाज किया अभी जाएगा। कल एक बंदा मेरे को मैसेज किया था, वो ऑलमोस्ट 5 मिनट से ऊपर की ऑडियो डाला था मेरे को, जी भाई, कि उसने 2 पेयर के अफ्रीकन ग्रेज लिए थे कुछ दिन पहले। जी, तो वो कुछ बर्ड्स मेरे से मांग रहा था। हम लोग तो अपनी फैसिलिटी से कुछ सेल नहीं कर रहे, जी भाई, अभी तो हम लोग फैसिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी अपना ब्रीडिंग हो रहा है उसको हम लोग खुद ही रिटेन कर रहे हैं अभी के लिए। जी, और तो वो बंदा कुछ बर्ड मांग रहा था, तो मैं बोला कि हम लोग अभी सेल के इसमें नहीं है। जी, तो वो बता रहा था कि मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है, जी, कहीं से वो ग्रे का एक पेड़ उठाया था जी, एक दाम में, फिर दूसरा पेड़ उठाया उसके 3/4 दाम में, मतलब ओके, पाव हिस्सा कम में। हाँ जी, तो वो सोचा कि लालच भी एक चीज़ है, वो सोचा कि कम में मिल रहा है तो उठा लेते हैं एक और पे। तो उसने उठा लिया। उठाने के बाद में
15 या 20 दिन के अंदर वो जो कम वाला पेड़ था उसका मोर्टेलिटी हो गया। तो वो खुद बता रहा था कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, तो अभी मेरे को बर्ड आगे से लेने में मेरे को ट्रस्ट नहीं आ रहा। तो मैं बोला कि मैं तो कुछ दे नहीं पाऊँगा, फिर भी देखते कि अगर किसी के पास आ जाता है मेरे जान पहचान के सर्कल में तो मैं बताऊँगा। तो यही है कि बर्ड का हेल्थ कंडीशन में फिजिकली पहला हो गया, दूसरा उसको एंडोस्कोपी कर सकते हैं अगर फैसिलिटी, अगर कहीं पे एंडोस्कोपी फैसिलिटी आसपास में है, अगर वो ब्रीडिंग के लिए अच्छा है। अगर ब्रीडिंग का एंडोस्कोपी का फैसिलिटी अगर नॉट अवेलेबल है तो फिर यंग बर्ड लेके रखें। इनमें जो बीमारियों के लिए भी कोई टेस्ट हो सकता है? ये बिल्कुल एंडोस्कोपी तो रिप्रोडक्शन के लिए होगी, जी। ऑर्गन्स कैसे है? हाँ, वो भी होता है। एंडोस्कोपी में उसका एयर सैक भी देखा जाता है, उसका किडनी भी देखा जाता है, ओके। और या फिर उसमें कोई सिस्ट है अंदर फॉर्म हुआ जी, वो भी देखा जा सकता है। ओके। एंडोस्कोपी में काफ़ी कुछ देखा जा सकता है स्कोप। जी भाई। तो आपके पास एक अच्छा पेयर भी आ गया, आपने रिप्रोड्यूस भी कर लिया जी, तो ज़्यादातर बर्ड्स मान लो 3-4 साल में जाके दोबारा मैच्योरिटी में आते हैं। बिल्कुल उससे पहले वो मैच्योरिटी में जी। इनका जो डाइट रहता है भाई, वो दिन में कितनी बार देना पड़ता है? अभी अपनी फैसिलिटी पे अभी हम लोग 3 बार ही इसका डाइट मेंटेन करें। उसकी कोई टाइमिंग की भी अहमियत है कि जब दिल किया दे दिया? नहीं, उसका टाइमिंग मेंटेन करते हैं हम लोग। ओके अगर हम लोग सुबह में स्टार्ट करते 7 बजे पहला मील, जी, तो दूसरा मील जाता है उनको ऑलमोस्ट 11:30 को ओके जी, सुबह में। जी, फिर थर्ड मील हम लोग देते 3 बजे। ओके, तो ये तीनों मील एक जैसा नहीं रहता। ओके, हम लोग उनको डाइट में वैरायटी देते ताकि बर्ड को भी वो खाने में मज़ा आए। ओके एवरीडे हम लोग उसका डाइट चेंज करते रहते जी, कुछ ना कुछ, जैसे सीजनल फ्रूट्स हो गए, सीजनल वेजिटेबल्स हो गए, जी, और बाकी इनको जो चीज़ हम लोग फूड के थ्रू दे नहीं पाते तो हम लोग सप्लीमेंट्स में इसका कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ओके। और ये फूड हो गया, और हाइजीन का कितना ध्यान है भाई? हाइजीन का हम लोग को 100% ख्याल रखना पड़ेगा मनु भाई। ओके, बर्ड्स के अंदर हाइजीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और एनक्लोजर अगर कोई बनाए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले रैट प्रूफ बनाए, ठीक है ताकि कोई चूहा अंदर ना आए, जी भाई। क्योंकि बर्ड्स चूहों से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते चूहा इनके लिए प्रेडेटर जैसा ही है? हैं। प्रेडेटर तो नहीं है, लेकिन वो बीमारी के हिसाब से प्रेडेटर है। ओके, कोई ना कोई बीमारी ज़रूर छोड़ के जाएगा वो। अगर वो आके इनके बोल्स में खाना खाएगा या फिर लेटरिन कर देगा, ऐसा कुछ गंदा करेगा तो इन्फेक्शन तुरंत ही अटैक करेगा। और अगर बर्ड्स में एक बर्ड को अगर इन्फेक्शन अटैक होता है या कोई बीमारी अटैक होती है तो ये फ्लॉक में रहने वाली चीज़ है, तो सब में आएगी, वो सब में आएगी एक चीज़। और वो बर्ड इतना जल्दी दिखाता नहीं है कि वो अंदर से कमज़ोर है, क्योंकि इनको वाइल्ड का इनका इंस्टिंक्ट है कि जब ये फ्लॉक में होते हैं तो कोई बर्ड कमज़ोर पड़ता है तो बाकी के बर्ड्स इनको भगाना चालू करते हैं, क्योंकि प्रेडेटर का फोकस इन पे जाता है। जी भाई। तो बाकी के बर्ड्स इनको दूर भगाते, जो तो बर्ड इनको बीमार ग्रुप है से दूर कर देते हैं, दूर कर देते। तो उस वजह से ये बर्ड जो बीमार है वो खुद को बीमार नहीं दिखाना चाहेगा। ओके, तो क्योंकि वो ऐसा बीमार लगे- होगा तो लाइक उसको कम्युनिटी से बाहर करना है। जी। तो उस वजह से वो मैक्सिमम कोशिश करेगा कि वो अच्छा ही है। ओके, तो बर्ड्स में बीमारी आइडेंटिफाई एकदम करना जब एक वो बहुत क्रॉनिक हो मुश्किल जाएगा काम है। तब नजर आएगा। तब जाके नजर आएगा, ये बात है। तो भाई इसके के जैसे आपका ब्रीडिंग का सेटअप है तो उसके केज साइजेस क्या रखे हैं? अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग लाइक मकाउस पे ही बात करते हैं। मकाउस के लिए आइडियल होगा, अगर ब्रीडिंग के लिए है तो लेंथ वाइज रहना चाहिए 14 फीट। ओके, विड्थ वाइज कम से कम 8 फीट, 8 फीट बाई 14 फीट। 14 फीट। और हाइट हो सकता है जितना मैक्सिमम हाइट दे सकेंगे उतना अच्छा है। ओके, जैसे मिनिमम बोल दूंगा मैं, मिनिमम तो 12 से 13 फीट होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात भाई, जो आपके ब्रीडिंग वाले पेयर हो गए जी हाँ,
उस पे इंसान की भी मैंने देखा वो प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं करते। जी, क्योंकि हम लोग उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है। मैं खुद समझ लीजिए आप 1-2 महीने में एक बार चला गया अंदर देखने के लिए। जी। जो स्टाफ मेंटेन करते हैं अपने, वही जाके उनको खिलाने का डाइट से लेके मेडिकेशन से लेके सप्लीमेंट जो भी क्लीनिंग वगैरह हो गया सब स्टाफ ही मेंटेन करते हैं। जी। उनको कम से कम डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास टोटल बर्ड्स इस फैसिलिटी पे कितने हो गए अप्रॉक्सीमेट भाई? गिनने तो मुश्किल है जितने आपके पास है। अप्रोक्सीमेटली जब लास्ट हम लोग उसका भी आप कुछ रिकॉर्ड तो मेंटेन किया होगा। हाँ जी। उस टाइम पे अराउंड 360 to 375 ऐसा कुछ ओके, इतने बर्ड्स अपने पास। ठीक है जी। और इतनी बड़ी फैसिलिटी है 370 बर्ड्स, इसको एक हम चिड़िया या तोता ना समझे, जी ये भी एक जिम्मेवारी है। तो 360 जिम्मेवारी आपके पास है। जी बिल्कुल। तो इतने लोग इनको मेंटेन करने के लिए जो ओवरऑल आपका स्टाफ है, कुछ सफाई वाले हो गए, जी कुछ उनकी टेक केयर करने वाले हो गए, कोई इलेक्ट्रीशियन हो गए, तो टोटल स्टाफ में कितने लोग लगते हैं इस फैसिलिटी में? अभी अपने पास तकरीबन 15 से 16 लोग की खरीद है। जो रोज यहीं रहते हैं ऑलमोस्ट? कुछ लोग आके काम करके चले भी जाते हैं। नहीं, माने डेली की रूटीन में? डेली की रूटीन में सब है। जी। जी। तो एक तोता सिर्फ तोता नहीं है, वो भी एक घोड़े जितनी ही केयर आपसे चाहता है, एक कुत्ते जी, जितनी बिल्कुल। चाहता है। बिल्कुल। तो आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर वो बीमार हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे तोते के बिहेवियर में जी चेंज आई है, तो तुरंत उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर कोई नए लोग रखना चाह रहे, एग्रीकल्चर में आना चाह रहे, जी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले कम से जी कोशिश करें, जी। ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बने उस चीज़ पे, हाँ जी। फिर जाके वो अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। बाकी खरीदने से पहले आप थोड़ा घूम फिर लें, इसमें भी घोड़े जैसा ही है, घूम फिर के पहले अभी अपना मन पक्का करें कि आपको कौन सा पसंद है। जी, अभी घोड़ों में और इसमें एक फ़र्क क्या है ना मनु भाई, जी कि घोड़ों में कोई भी आपको घोड़ा दिखा सकता है, चाहे बेचने की इंटेंशन से हो या दोस्ती में। जी। लेकिन बर्ड्स में ज़्यादातर दिखाते नहीं हैं। जी भाई। वो अपनी फैसिलिटी पे बुलाना नहीं चाहते लोगों को। जी भाई। क्योंकि वो अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हाँ, और ये कोई शोकेस करने वाली चीज़ भी है नहीं। तो उस वजह से आपको घूम के देखने से ये नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। ओके। मैं बताऊंगा कि जैसे ये कांग्रेस मीटिंग्स होती हैं, कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं एग्रीकल्चर की, जहाँ पे सारे जितने एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड सब इकट्ठा होते हैं। किसी फार्म का टूर होता है, तो उधर से नॉलेज इकट्ठा करना ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे टेम्ड बर्ड्स हैं। तो टेम्ड बर्ड्स देख के भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इन सब में से आपको कौन सा सबसे जी। अभी तो हर जगह पेट पार्क्स का तो अभी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। जी। तो उधर पे जाएंगे तो इंटरेस्ट तो समझ आएगा कि आपको मान लो 4-5 स्पीशीज में से आइडिया लगेगा कि आपकी पॉकेट में कौन फिट आता है। जी बिल्कुल। और आप किसको सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन में आपको मज़ा आया, क्योंकि कोई ना कोई तो पहले अट्रैक्शन होगी, तभी आपका दिल करेगा। वो एक एक्सपीरियंस में मालूम पड़ेगा कि तो ब्रीडिंग फैसिलिटी नहीं आपको अवेल होती तो आप किसी पेट पार्क में जा सकते, तो वहाँ जाके आपको आइडिया आएगा कि कौन सा स्पीशीज अगर लाइव देखते हैं इन पर्सन। हाँ जी। तो एक आइडिया तो मिल जाएगा कि लव एट फर्स्ट साइट वाला काम इनमें भी हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू सो मच मनु भाई, आप आए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।